हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी सीटेट से संबंधित ईवीएस की प्रैक्टिस क्लासेस, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस में टीचिंग से मेथड संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। बात यहाँ से जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपके लिए हम लेकर आए हैं और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। तो एक बार सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दें अपने साथी मित्रों के पास। उसके बाद शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन सभी के पास नहीं पहुंच पाता है। तो आप लोग इसको शेयर कर दें एक बार, उसके बाद शुरू करते हैं क्लास। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हेत सिंह बघेला के शिक्षण सहायक सामग्री वर्गीकरण के अनुसार प्रकृति के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री है। आपको बताना है हेत सिंह बघेला के शिक्षण सहायक सामग्री वर्गीकरण के अनुसार प्रकृति के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री क्या हो जाएगी। तो सभी लोग आंसर करेंगे। कठोर उपागम हो जाएगा, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगा, या फिर मृदुल उपागम हो जाएगा, या फिर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हेत सिंह बघेला के शिक्षण सहायक सामग्री वर्गीकरण के अनुसार इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का जो है चयन जो है सबसे सही और सहायक रहेगा बच्चों के लिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले OHP का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जो प्रयोग किया जाता है OHP, उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा। OHP का पूरा नाम आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। आपने देखा होगा सिनेमा घरों में जब आप जाते हो तो जो दीवार के ऊपर पर्दा लगा होता है, उसके ऊपर जो किरणें पड़ती हैं वो किस ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा ही पड़ती हैं। देखते हैं आगे। TLM का पूरा नाम बताना है क्या हो जाएगा। TLM का पूरा नाम क्या हो जाएगा, आपको बताना है। TLM का पूरा नाम साथियों बताना है आपको क्या हो जाएगा। क्या वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जाएगा। टीचर के रूप में कार्यरत हो तो आप जो पढ़ाने के लिए अपना मटेरियल का चयन कर रहे हो उसका नाम क्या होता है, TML, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। कथन दिया गया, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था कि शिक्षण सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। यह कथन किसने दिया था, आपको बताना है। तो सभी ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए एक बार। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोठारी आयोग ने ये कथन दिया था कि शिक्षण सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोठारी आयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण की खेल विधि के जनक कौन है। पर्यावरण शिक्षण की खेल विधि के जनक कौन है, आपको यह बताना है। खेल विधि के जनक कौन है। तो ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए सभी लोग। पर्यावरण शिक्षण की खेल विधि के जनक कौन हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी कोल्डवेल कुक जो हैं ये पर्यावरण शिक्षण की खेल विधि के जनक हैं। कौन है, हेनरी कोल्डवेल कुक। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग हमारे साथी मित्र पुराने हो चुके हैं वो लोग जरूर शेयर कर दें, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर लीजिए। जो लोग नए जुड़ रहे हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन क्लासें आने वाली हैं सीटेट से संबंधित और यूपी टेट से संबंधित। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से पर्यावरण अध्ययन विषय में पढ़ाने की विधि नहीं है। आपको बताना है इनमें से पर्यावरण अध्ययन विषय में पढ़ाने की कौन सी विधि नहीं है। नहीं पूछा गया है तो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए, कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन में पढ़ाने की विधि नहीं है। सभी लोग आंसर करेंगे। सहयोगात्मक अधिगम बिल्कुल सही है। व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना, ये आपको लग रहा है सही होगा। देखते हैं अगला। निर्देशित खोज विधि, ये भी सही है। प्रदर्शन विधि, ये भी सही है। लेकिन व्याख्यान द्वारा, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है। ये विधि नहीं है पर्यावरण विषय को पढ़ाने की व्याख्यान द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि का विचार किसने दिया। समस्या जो समाधान विधि है इसका विचार किसने दिया था, आपको बताना है। क्या वो सुकरात हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे, या फिर जॉन डीवी हो जाएंगे, या फिर प्लेटो हो जाएंगे। प्लेटो हैं, या फिर जॉन डीवी हैं, अरस्तु या फिर सुकरात हैं। समस्या समाधान विधि का विचार किसने दिया था। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और
कभी ना कभी ज़रूर पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं किसी ना किसी सालों में। तो आप बताइए समस्या समाधान, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने दिया ये? सुकरात। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर खोज विधि का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर खोज विधि का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो सभी लोग इसका आंसर देंगे। प्राथमिक स्तर पर खोज विधि का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है? क्या वो मॉडल चार्ट बनाकर, या फिर बालक को गृह कार्य प्रदान कर, प्रायोगिक समस्या प्रस्तुत कर, या फिर उपयुक्त सभी प्रकार से? प्राथमिक स्तर पर खोज विधि का उपयोग बालक को गृह कार्य प्रदान कर क्या क्या इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? आपको बताना है इसमें से ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, अध्यापन कार्य के द्वारा, या फिर व्याख्यान के द्वारा। तो आपको इसमें कौन सा सही लग रहा होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप बच्चों को पर्यावरण के बारे में जानकारी दोगे, तो अगर आप उसको उस स्थान से ले जाकर के दिखाओगे जहाँ पर जिसके बारे में बता रहे हो, तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा और वो जल्दी सीख जाएंगे। तो इसका हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्रश्नावली कौन सी है? सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्रश्नावली कौन सी, आपको ये बताना है। क्या वो व्याख्यात्मक है, मौखिक है, वस्तुनिष्ठ है, या फिर प्रायोगिक है? इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सबसे विश्वसनीय प्रश्नावली साथियों कौन सी होती है? वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं सबसे विश्वसनीय होते हैं। अगर आप किसी बालक को पसंद करते हो तो आप उसको इन सभी प्रकार से ज़्यादा नंबर दे सकते हो, चाहे मौखिक हो, चाहे प्रायोगिक हो, चाहे जैसे भी हो। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें अगर उसने 4 क्वेश्चन किए हैं और चारों सही हैं, तो आप 4 ही मार्क्स उनको दे सकते हो, ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। किसी के साथ भी कोई किसी भी प्रकार से भेदभाव आप नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे विश्वसनीय प्रश्नावली कौन सी होती है? वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। और अब देखते आप जो हमारे एग्जाम होते हैं उनमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनको हम लोग देते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो। उनमें सब में किस प्रकार की प्रश्नावली अधिकतर होती हैं? वस्तुनिष्ठ प्रकार के। इसीलिए प्रश्न दिए हुए होते हैं कि किसी भी विद्यार्थी के साथ में भेदभाव ना किया जा सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सीसीई में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किया गया है? आपको बताना है सीसीई में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के लिए मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक से लेकर 2 क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। उम्मीद तो यही है कि मिल जाएगा, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब शिक्षक नई अवधारणा से छात्रों के पूर्व ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करता है, क्या आप उसमें बोल रहा है कि जब कोई शिक्षक छात्रों के पहले के ज्ञान के, मान लीजिए आपने कोई एक न्यूमेरिकल लगाना या फिर कोई एक थ्योरी आपने कक्षा 3 में याद कर ली थी, जब आप 4 में पहुँचे हो तो वो टीचर आपको पिछली क्लास से जोड़कर कोई एग्जाम्पल दे रहा है, तो वहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब शिक्षक नई अवधारणा से छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करता है तो प्रभावी शिक्षण अधिगम होता है। क्या होता है वो? प्रभावी शिक्षण अधिगम उसको कहते हैं। जब कोई शिक्षक हमारे पहले के ज्ञान के साथ में अब जो हमें कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको जोड़ देता है, तो उसको कहते हैं प्रभावी शिक्षण अधिगम। उपरोक्त क्रिया का उद्देश्य है, आपको बताना है कि वो ऐसा किस लिए कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो सभी लोग ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए। ऐसा शिक्षक क्यों कर रहा है कि हमारे पूर्व के ज्ञान के साथ में जो हमें आज पढ़ाया जा रहा है उसको जोड़ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के हस्तांतरण व सह संबंध को बढ़ावा दे रहा है। वो क्या कर रहा है? ज्ञान के हस्तांतरण व सह संबंध को बढ़ावा दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में चिंतन के मार्ग को प्रशस्त नहीं करता। विद्यार्थियों में चिंतन के मार्ग को प्रशस्त कौन सा नहीं करता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए एक बार। आपकी तैयारी कैसी है? अभी पता चल रहा होगा आपको, लग रहा होगा क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, लेकिन
इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे भी। अगर इतना ही आसान होता तो फिर कितना रिजल्ट निकल रहा है 16% लड़के पास कर रहे हैं, कभी 24% पास हो रहे हैं। अगर इतना आसान होता तो फिर 100 में 100% लड़के पास कर जाते एग्जाम। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, जो थोड़े हार्ड और थोड़े आसान मिलाकर के ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपको बताना है। विद्यार्थियों में चिंतन के मार्ग को प्रशस्त नहीं करता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति का दमन। क्या होता है? अभिव्यक्ति का दमन जो है विद्यार्थियों में चिंतन के मार्ग को प्रशस्त नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि समस्यात्मक बालक के रूप में केवल एक बालक की पहचान हुई, शिक्षक को आगे के परीक्षण करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, आपको बताना है। यदि समस्यात्मक बालक के रूप में केवल एक बालक की पहचान हो रही है तो शिक्षक को आगे के परीक्षण करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे तो इसका आपको क्या लग रहा है क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? आगे के परीक्षण करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदैव आवश्यक है। इसका हो जाएगा सदैव आवश्यक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में शिक्षण की विशेषता नहीं है, आपको बताना है इनमें से शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है। शिक्षण संप्रेषण पर आधारित प्रक्रिया है, आपको बताना है क्या ये सही है। ये पूछा गया नहीं है, इसमें पूछ रहा है निम्न में शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं होगी। तो आप बताइए इनमें से कौन सी नहीं होगी। शिक्षण संप्रेषण पर आधारित होता है, ये प्रक्रिया है, ये तो है। शिक्षण के माध्यम से शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके जीवन में या उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना बड़ा ही मुश्किल होता है। शिक्षण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित होता है, बिल्कुल सही है। शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यानी इसका ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ये नहीं पूछा गया इसका डी वाला सही है। ये बाकी तो होते हैं लेकिन डी वाला नहीं होता है। आगे चलते हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली हैं हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं, ये किसने कहा था। आपको बताना है जो वस्तुएं हम देखते हैं हमारे चारों तरफ फैली हैं वो हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित करती रहती हैं और उनको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं या फिर वो पर्यावरण कही जाती हैं। तो ये कहा किसने था, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये किसने कहा था? जिम्बर्ट ने कहा था। किसने कहा था? जिम्बर्ट ने कहा था पर्यावरण। आगे देखते हैं। निम्न में से प्रायोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। निम्न में से प्रायोजना कार्य का उद्देश्य क्या नहीं, आपको बताना है। छात्रों में शिक्षण का विकास करना, या फिर छात्रों को अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी देना, या फिर छात्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के कौशल का विकास करना, छात्रों में क्या है? छात्रों में संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। तो बताइए इन चारों में से कौन सा उद्देश्य नहीं है प्रायोजन कार्य का, आपको बताना है। प्रायोजन कार्य का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं होगा, सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा छात्रों में शिक्षण का विकास करना, ये इसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती, आपको बताना है। एनसीएफ 2005 इनमें से किसको जो है प्रस्तावित नहीं कर रही है। विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, या फिर विषयानुसार उपागम करना, या फिर हस्तपरक क्रियाकलाप करना, या फिर तकनीकी शब्दों से परिचित कराना। तकनीकी शब्दों से परिचित कैसे करा सकते हैं आप? कोई बच्चा छोटा है, कक्षा 1 में पढ़ रहा है, कक्षा 1 में बच्चे को आप तकनीकी शब्द बता सकते हैं क्या? तो बताइए इनमें से आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी वाला सही लग रहा है क्या इसमें से? सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। आपको क्या लग रहा है इनमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा 1 के बच्चों को आप कभी भी तकनीकी शब्द अगर सिखाते भी हो तो वो सीख ही नहीं सकते, क्योंकि वो साधारण शब्द तो छोटा आ, छोटा ई, छोटा ये सब तो सीख नहीं पाते हैं। तो ये सब क्या सीखेंगे? तकनीकी शब्द आप उनको बताओगे तो सीख पाएंगे? वो नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए इसको एनसीएफ में शामिल नहीं किया गया या फिर प्रस्तावित नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्यापन शुरू करते समय
या फिर कराते समय प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपकी पोस्टिंग हुई, आप नए नए शिक्षक बने हो और आप पर्यावरण के शिक्षक हो और आप क्लास में गए हो, तो आपको सबसे पहले किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए अपने पाठ को शुरू करने से पहले या फिर अपने सिलेबस को शुरू करने से पहले? तो आप ऑप्शन देखिए और बताइए इनमें से आप सबसे पहले किसको प्राथमिकता दोगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करोगे सबसे पहले, और उसके बाद में आप देखोगे अपने विषय को शुरू करने के बारे में आप सोचोगे। सबसे पहले क्या करोगे, बालकों का सामाजिक और सांस्कृतिक विवरण तैयार करोगे, उसके बाद में अपने पाठ को या फिर अपने सिलेबस को शुरू करोगे। देखते हैं आगे। बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में करवाया जाना चाहिए? आपको बताना है बालकों को जो पर्यावरण का शिक्षण करवाते हैं वो किन रूपों में करवाना चाहिए, प्रायोगिक सैद्धांतिक या फिर प्रायोगिक सैद्धांतिक दोनों रूप में, या फिर केवल परीक्षा की दृष्टि से? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा केवल एवल ये सब। तो आप अब इनमें से बताइए आपको क्या सही लग रहा है इन तीनों में से, ए, बी या सी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायोगिक तो जरूर होना चाहिए और सैद्धांतिक, ये फिर दोनों रूप बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। बालकों को पर्यावरण का शिक्षण प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों रूपों से करवाना चाहिए। आगे देखते हैं। पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। आपको बताना है जो पर्यावरण विषय की पुस्तक है उसके अंतर्गत कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य क्या था? तो आंसर करिए सभी लोग। इसका आपको क्या लग रहा है क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। किस लिए किया गया था शामिल इसको? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल किया गया था। कि आप जब कोशिश करोगे किसी चीज़ को बनाने के लिए, कोई चित्र है, कोई मतलब कि कोई वर्ण है या फिर कोई अक्षर है, तभी तो आप सीख पाओगे। इसीलिए प्रत्यक्ष अनुभव करना है आपको, अपने आप स्वयं करके किसी चीज़ का अनुभव प्राप्त करना है, इसीलिए शामिल किया गया है। इस पाठ को कोशिश करो और सीख लो। देखते हैं आगे। अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है। क्या पूछ रहा है? कल्पनाशील सवाल पूछता है कोई शिक्षक अपने अध्यापन कार्य के दौरान। इसमें किस कौशल के विकास का उद्देश्य छुपा है? आपको बताना है इसमें किस प्रकार के कौशल का उद्देश्य छुपा हुआ है। क्या वो सामाजिक कौशल का है या फिर भाषा कौशल का, संचार कौशल का, या फिर चिंतन कौशल का? आप बताइए कि आप एक अध्यापक हो और आप बच्चों से पूछ रहे हो किसी कल्पनाशील सवाल को, आप मतलब पूछ रहे हो, तो किस प्रकार से कौशल से संबंधित वो सवाल हो जाएगा? तो हो जाएगा चिंतन। जब आप कुछ पूछोगे ऐसा जो बच्चा कल्पना करेगा तो कैसे करेगा? सोचेगा उसके बारे में। अगर आप कुछ उससे पूछ रहे हैं यानी चिंतन करेगा उसके बारे में, तभी तो आपको बताएगा कुछ हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं आगे। जब शिक्षक नई अवधारणा से छात्रों के पूर्व ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करता है तो प्रभावी शिक्षण अधिगम होता है। उपयुक्त क्रिया का उद्देश्य आपको बताना है क्या हो जाएगा? जब शिक्षक नई अवधारणा से छात्रों के पूर्व ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करता है तो प्रभावी शिक्षण अधिगम होता है। उपरोक्त क्रिया का उद्देश्य क्या हो जाएगा? आपको यह बताना है कि उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के हस्तांतरण व सहसंबंध को बढ़ावा देने के लिए वो ऐसा कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला। किसी प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय पहला सोपान होगा। आप किसी प्रकरण पर कोई पाठ योजना बनाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्लास में जाकर कौन सा पाठ पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन कौन से एग्जाम्पल देने हैं आपको पाठ पढ़ाने के दौरान। तो बनाते समय पहला सोपान आपका क्या होना चाहिए? आपको यह बताना है। ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आप अपने पाठ के पढ़ाने को, जो आपको हमने बताया क्या कैसे पढ़ाओगे, किस प्रकार से पढ़ाओगे, तो ये क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण आप कर रहे हो। वहाँ पर बैठ के हम आज जाएंगे, आज हम इस लेसन को पढ़ाने वाले हैं, तो उसका किस प्रकार से हम सबसे पहला मतलब उनको बच्चों को क्या एग्जाम्पल देने वाले हैं कि वो हमारी बात को जल्दी से पकड़ लें। तो उनका आप जो पढ़ाने वाले हो पाठ योजना बनाते समय पहला सोपान आपका उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। किस उद्देश्य के लिए उनको आप पढ़ाने जा रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, इस प्रकार से आप उनको समझाने वाले हो लेसन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। आपको बताना है शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के
मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक इनमें से कौन सी नहीं होगी? तो सभी लोग आंसर कर देंगे इसका। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोग क्लास ख़त्म होने के बाद में वीडियो को शेयर कर देंगे साथियों। शेयर कर दिया करें आप लोग, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और आपके लिए अच्छे क्वेश्चन निकालने में तो बहुत टाइम लग जाता है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं पीछे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? निबंधात्मक परीक्षा। क्या हो जाएगा? निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा आप किसी भी अभ्यर्थी या विद्यार्थी के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी, उसके गुणों, उसके व्यवहार के बारे में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो सकता है जब आप उससे निबंधात्मक परीक्षा लोगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन सही निकले हैं 25 में से, तो आपकी तैयारी बेहद अच्छी चल रही है। और अगर आपके कम निकले हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी तैयारी को हम बेहतरीन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कर भी देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।